बनाइए अपने CSI नेट की प्रिपरेशन को आसान अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। ज्वाइन करिए मेरे सारे लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज, कंप्लीट नोट्स, जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन। इतने ही नहीं, आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं। यूज करिए कोड ज्योति फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावरिंग ट्रांजिशन कंडीशंस के बारे में, जिसमें से पहला कंडीशन आता है दैट इज़ वर्नलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब भी हम फ्लावर के बारे में उसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो वर्नलाइजेशन ये जो टर्म है, इसका मतलब होता है दैट इज लो टेम्परेचर से प्लांट को ट्रीट करना। ठीक है, लो टेम्परेचर, जब एक प्लांट लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है तब जाकर उसमें फ्लावरिंग कंडीशन देखा जाता है। एंड दिस प्रोसेस यानी लो टेम्परेचर को या कोल्ड टेम्परेचर को एक प्लांट को प्रोवाइड करना, इस पर्टिकुलर मेथड को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। नीड की अगर हम बात करें टू फ्लावर, ठीक है, फ्लावरिंग करने के लिए वर्नलाइजेशन की नीड होती है। जैसे कि अगर हम अराबिडोप्सिस के बारे में बात करते हैं जो कि मॉडल प्लांट है, यू कैन सी हियर कि अगर इस पर्टिकुलर अराबिडोप्सिस को हमने लो टेम्परेचर नहीं दिया है यानी नो वर्नलाइजेशन, तो ये देख सकते हैं आप, ये जिस कंडीशन में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं दैट इज रोसेट कंडीशन। ठीक है, यानी ये सिर्फ अपने बॉडी में सिर्फ लीव्स को प्रेजेंट करेगा, ये कभी भी फ्लावरिंग फेज में एंटर नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस हम इसको लो टेम्परेचर से ट्रीट ना करें। लेकिन सिमिलरली इसी प्लांट को अगर हम वर्नलाइज कर दें या वर्नलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर दें तो यू कैन सी कि ये प्लांट फ्लावरिंग कर चुका है, राइट। सो दिस इज अ वर्नलाइज्ड प्लांट या वर्नलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी सीड को ऑब्लिक प्लांट को इन केस अगर आप कोल्ड टेम्परेचर देते हो, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर से अगर ट्रीट करते हो तो देयर इज़ अ हाईएस्ट चांसेस कि वो फ्लावर कर जाएगा। लेकिन अगर उस प्लांट की नीड है एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट कोल्ड टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर, सो दैट फ्लावर इज नॉट गोइंग टू ब्लूम। ठीक है, फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी एंड दिस इज अ नीड ऑफ अ वर्नलाइजेशन। जैसे कि नॉर्मल बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग के कंडीशंस क्या होते हैं। अगर एक प्लांट फ्लावर करना चाहता है या फ्लावरिंग फेज में अटेंड करना चाहता है तो उसको कैसे कैसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लाइट की, जिसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड, दैट इज व्हाट कॉल्ड द फोटो पीरियडिज्म, यानी लाइट की लेंथ की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर में ही हम ये पढ़ रहे हैं दैट इज वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट बात आती है जीन की, यानी वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। और कभी कभी पे फ्लावरिंग कंडीशन में दैट इज कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स भी हेल्प करते हैं, मेनली फोटो रिसेप्टर्स, जिसमें से एक मेजर हो जाता है दैट इज योर फाइटोक्रोम। उस फाइटोक्रोम के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, एज वेल एज ये जो लाइट पीरियड है इसमें भी फाइटोक्रोम हेल्प करता है, तो हम इसके केस में भी बात करेंगे। तो जब एक प्लांट फ्लावर कर रहा होता है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि उसके पीछे अपना रोल निभा रहे होते हैं, जैसे कि हो गया लाइट, टेम्परेचर, जीन्स, रिसेप्टर्स। तो उसी के बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे। आज का वीडियो सोलली फोकस करने वाला है व्हाट इज वर्नलाइजेशन, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, कैसे काम करता है, किन जीन्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट अ वे टू प्रमोट फ्लावरिंग बाय कोल्ड। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर देके फ्लावरिंग को प्रमोट करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड द वर्नलाइजेशन। सीधी भाषा में कहें तो वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा प्लांट जो कि अपने वेजिटेटिव फेज में है, जैसे कि इसमें कि आपको लीव्स देखने को मिलता है, स्टेम, एक्सेप्ट फ्लावर, बाकी जो फेज आपको दिखता है कि अगर एक प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मली दिखा रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द वेजिटेटिव फेज। तो ये वेजिटेटिव फेज को वर्नलाइजेशन के थ्रू थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्लांट जल्दी ब्लूम कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट दी इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगा, जैसे कि हम कहते हैं कि ओके फाइन इट इज अ कोल्ड टेम्परेचर, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर में तो बहुत से रेंज आ जाते हैं, आप 0 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक को भी कोल्ड मान सकते हो। तो व्हाट इज एग्जैक्ट टेम्परेचर, तो देखा जाता है कि अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इन बिटवीन 1 and 7 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप
इतने टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो या इतने टेम्परेचर का कंडीशन देते हो एक प्लांट को, तो हम कहते हैं कि यस, उस प्लांट को वनलाइजेशन दिया जा चुका है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है ये कि फ्लावरिंग एक्चुअल में कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू प्रमोट की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक प्लांट को फ्लावरिंग मतलब कोल्ड टेम्परेचर दे दो तो वो कट श्योर यानी 100% गारंटी के साथ वो फ्लावर कर जाएगा। मैक्सिमम प्लांट फ्लावरिंग कर जाते हैं, लेकिन सीधी भाषा में कहें तो वनलाइजेशन एक्चुअल में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। ये वर्ड अगर हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल, यानी हमने वनलाइजेशन प्लांट को प्रोवाइड कर दिया तो वो मतलब कि श्योरली फ्लावर करेगा। लेकिन अगर हम बहुत एक्यूरेटली एंड बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहें तो एक्चुअल में वनलाइजेशन जो है प्लांट को कॉम्पिटेंट बना देता है। कॉम्पिटेंट फॉर व्हाट? कॉम्पिटेंट यानी सीधी भाषा में कहें तो उसको कैपेबिलिटी दे देता है, उसको उस लायक बना देता है। और कॉम्पिटेंट मीन्स किस चीज के लिए कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर देता है? फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करने के लिए कॉम्पिटेंसी यानी कैपेबिलिटी चली जाती है एक प्लांट के पास, और उसके बाद जो है प्लांट फ्लावर करता है। तो अगर हम बहुत स्पेसिफिक बेसिस पे कहें तो वनलाइजेशन कॉम्पिटेंट बनाता है प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, और बहुत अगर हम दैट इज स्पेसिफिक बेसिस पे ना जाकर जनरल बेसिस पे कहें तो हम कहेंगे कि वनलाइजेशन फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, कहने को सुनने में ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जब आप स्पेसिफिसिटी एंड जनरलाइज दोनों स्टडी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखा ये जाता है, मान लीजिए एक सीड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट को ही आप कोल्ड टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं तो वो जल्दी फ्लावरिंग कर जा रहा है। ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कोई सीड है, ठीक है, इस सीड को आपने वनलाइजेशन दिया, मतलब इसको कुछ दिनों तक आपने कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट दिया, यानी कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन में इसको रखा। इसके बाद जब आप इसको सॉ करोगे, जब आप इसको ज़मीन में डालोगे, तो इससे बनने वाला प्लांट काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है फ्लावरिंग करेगा। ओके, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत कम टाइम लेकर ये फ्लावरिंग करेगा एज कंपेयर टू दैट सीड जिसको कभी आपने कोल्ड टेम्परेचर नहीं दिया था। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि प्लांट का वेजिटेटिव फेज शॉर्ट हो गया और इस प्लांट ने जल्द ही फ्लावरिंग कर लिया। ठीक है, सो कॉम्पिटेंस ऑफ मेरिस्टेम टू अंडरगो द फ्लोरल ट्रांजिशन इज व्हाट कॉल्ड द वनलाइजेशन, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो। सो मेक श्योर, एक और चीज यहाँ पे आती है कि अगर हम कभी भी सीड के वनलाइजेशन की बात करते हैं तो वी रिक्वायर अ फुल्ली हाइड्रेटेड सीड। What is the meaning of fully hydrated seeds? ऐसा सीड जिसने कि वाटर को ऑलरेडी एब्जॉर्व कर रखा हो, ताकि उसके अंदर जो बेबी प्लांट है, जिसे हम मेनली एम्ब्रियो कह सकते हैं, वो एम्ब्रियो पूरा एक्टिवेट हो गया हो, तभी जाकर वो दैट इज आप कह सकते हो कि कोल्ड टेम्परेचर को परसीव कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। इसीलिए वी नीड अ हाइड्रेटेड सीड। तो वनलाइजेशन सीड एंड प्लांट दोनों के साथ ही होता है। काम दोनों का एक ही है कि जल्द से जल्द फ्लावरिंग करवाना उस पर्टिकुलर प्लांट में। अगर हम कोल्ड टेम्परेचर नहीं देते हैं तो उस प्लांट में फ्लावरिंग फेज डिले हो जाता है। अब तो बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि ठीक है, प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, टेम्परेचर वो रिसीव करेगा, लेकिन प्लांट में तो ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं, लाइक रूट हो गया, शूट हो गया, इसके अलावा दैट इज स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट हो गया। तो ये सब चीज़ों में, और तो फ्रूट कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि प्लांट अभी तक फ्लावरिंग फेज में एंटर नहीं किया है, तो यानी रूट, शूट एंड स्टेम हम मान सकते हैं। तो इन सारे पोर्शन में ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट होता है जो कि कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव कर सकता है? ठीक है, परसेप्शन करने वाली साइट कौन सी होती है? तो इसे हम बोलते हैं दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एरिया में प्रेजेंट रहता है, एपिकल यानी सबसे एपेक्स एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो आप कह सकते हो कि ये वाले एरिया एंड ये वाले एरिया जो होते हैं, जो बहुत एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं, वो भी शूट में, इसे हम कह सकते हैं कि दे आर द साइट टू परसीव और दे आर द साइट टू रिसीव कोल्ड टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर दैट दे विल मेक दैट प्लांट कॉम्पिटेंट टू फ्लावर। उसके बाद प्लांट के पास कॉम्पिटेंसी चली आती है। अब सोचने वाले तो फिर ये भी सोचेंगे कि यस, ऐसा क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर ही तो मिल रहा है। ठीक है, सोचने के लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा एक कोल्ड टेम्परेचर ही तो मिल रहा है, तो ऐसा क्या चेंज हो जा रहा है कि प्लांट फ्लावरिंग कंडीशन के लिए चला जा रहा है। तो माना जाता है कि जब कोल्ड टेम्परेचर को परसीव कर रहा है प्लांट,
तभी जो है दैट इज एक फैक्टर का फॉर्मेशन करता है, ऑब्लिक एक फैक्टर का एक्टिवेशन करता है जिसे हम कहते हैं वर्नलिन। ओके, वर्नलिन नाम के कंपाउंड को एग्जिस्टेंस में लाया गया, इसके कंसेप्ट को दिया गया कि जब कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है प्लांट में तो कोल्ड टेम्परेचर पे वर्नलिन नाम का एक कंपाउंड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी तक इस वर्नलिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका है एंड दैट इज वाई हम इस कंपाउंड को एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड मानते हैं। मेनली ये प्लांट में ग्रोथ करवाने के काम आता है, प्लांट हार्मोन की तरह हम इसे रिगार्ड करते हैं। लेकिन ये हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि साइंस में जिस चीज़ों को प्रूव किया जा चुका है उसे ही हम एग्जिस्टेंस में मानते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को प्रूव नहीं किया गया है लेकिन हम उसे कंसेप्ट को समझाने के लिए उसका यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सिमिलरली उस हाइपोथेसिस में अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको अभी तक सिर्फ हम अपनी धारणाओं पे, अपने बिलीव्स पे, अपने दैट इज कुछ थियोरेटिकल बेसिस पे ही सिर्फ बोल पाए हैं, ओवरऑल बात करें जैसे कि लैबोरेटरी बेसिस पे हमने इसको आइसोलेट नहीं किया है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपोथेटिकल कंपाउंड। तो वर्नलिन एक हाइपोथेसिस का ही पार्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, अभी तक इसको आइसोलेट नहीं किया जा चुका है। और ये देखा जाता है कि वर्नलिन एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रोड्यूस होता है और एपिकल एरिया में जो है दैट इज जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोड्यूस इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और वो लो टेम्परेचर जैसे ही मिलता है वर्नलिन का एक्टिवेशन हो जाता है। और वर्नलिन एक्टिवेट होने के बाद ये माना जाता है कि एक फ्लावरिंग पाथवे में एंटर कर जाता है। वो फ्लावरिंग पाथवे जहाँ पे बहुत से अलग अलग ऐसे जीन्स का एक्टिवेशन किया जाता है जो कि प्लांट में फ्लावरिंग करवा सके और प्लांट जो है फाइनली अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाए। तो ये वर्नलिन वो कंपाउंड है जो कि एक्टिवेट होता है लो टेम्परेचर पे, ऑल्दो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल प्लांट ग्रोथ कंपाउंड बिकॉज इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका है एंड वर्नलिन मेरिस्टेमेटिक रीजन में पाया जाता है। अब बात आती है कि इन केस मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे कि ठीक है लो टेम्परेचर की प्लांट को ज़रूरत है लेकिन इन केस हमारे पास टेम्परेचर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी ना हो तब क्या करें, या फिर एक प्लांट ऐसे कंडीशन में जा चुका है कि उसको कोल्ड को रिसीव नहीं कर पा रहा है या फिर उसको कोल्ड कंडीशन नहीं मिल पा रहा है तो वो ब्लूम नहीं कर पा रहा है, तो वेदर देर इज़ एनी अल्टरनेटिव कि हाँ हम कोल्ड टेम्परेचर के अलावा कुछ और ऐसा अप्लाई कर दे जिससे कि प्लांट ब्लूम कर जाए, प्लांट में फ्लावरिंग फेज चला है, तो ऑब्वियसली देर इज़ एन अल्टरनेटिव दैट इज़ व्हाट नोन एज अ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है वर्नलिन के लिए। मतलब कि मान लीजिए कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और आप वर्नलाइजेशन कंडीशन नहीं दे सकते हो या फिर नेचुरल कंडीशन में प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिला है, तो अगर आप टेम्परेचर नहीं दे सकते हो तो क्या कुछ और ऐसा है जो कि आप आउटर साइड से अप्लाई कर सकते हो? सो द आंसर इज यस। जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि आप एक्सटर्नली भी प्लांट पे अप्लाई करते हो, सो देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि वो प्लांट फ्लावरिंग कर जाएगा। तो अगर आपके पास टेम्परेचर प्रोवाइड करने का कंडीशन ना हो या प्लांट नेचुरल कंडीशन में टेम्परेचर को नहीं ले पा रहा हो किसी भी कंडीशन से, तो हम जिब्रेलिक एसिड दे देंगे तो वो प्लांट ब्लूम कर जाएगा। तो ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह मान सकते हैं फॉर द कोल्ड ट्रीटमेंट इन सम स्पीसीज ऑफ प्लांट, नॉट ऑल। कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो कि जिब्रेलिक एसिड को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हमें तो कोल्ड टेम्परेचर ही चाहिए। ठीक है, कहने का मीनिंग ये हो गया कि वो फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे चाहे आप जिब्रेलिक एसिड ही क्यों ना दे। बट देर आर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट जो कि जिब्रेलिक एसिड को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वर्नलिन अगर उनको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिल रहा हो।